डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 यानी चैप्टर 3 को भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 4 का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.1 हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें भी केवल 2 ही सवाल दिए हुए हैं, इसमें केवल 2 सवाल दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो इससे पहले अगर हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का क्या नाम है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि 2 चर और 1 चर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण है, चर राशियां क्या होती हैं कि जो भी x और y होती हैं ये क्या होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, यह एक चर राशियां होती हैं। ये चर राशियां होती हैं। ठीक है, ये चर राशियां क्यों कही जाती हैं, क्योंकि इनके मान बदलते रहते हैं। कभी x का मान 1 आ जाएगा, कभी x का मान 2 आ जाएगा, इसी तरह y का मान कभी 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहीं पर अगर क्या किया जाएगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई संख्या हो, तो ये क्या होता है, ये अचर राशियां होती है। ये अचर राशियां होती है। ठीक है, ये अचर राशियां होती हैं। तो किसी समीकरण में यदि एक चर आता है यानी केवल x ही आता है तो क्या होता है, वह एक चर वाले समीकरण होता है। अगर किसी समीकरण में x और y दोनों आ जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, वे 2 चर वाले समीकरण हो जाएंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे, उसका समीकरण क्या होगा, हम इसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यह हो गया अगर 2x + 5 = 0, तो ये क्या हो गया, इसमें केवल x दिख रहा है और ये कहीं चर राशि है, तो इसको क्या बोलेंगे, यह एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे यह। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह क्या है, एक चर वाले समीकरण है। यहीं पर अगर मैं कहूं कि एक समीकरण अपने पास से ले लिया जाए और उसका नाम इस तरह कुछ रख दिया जाए, तो वह क्या हो गया, इसमें 2 चर राशियां दिख रही हैं, तो यह क्या होगा, यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ये हो जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। इसी तरह अगर 3 चर राशियां हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 से संबंधित जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम लोग अब हल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर प्रश्न नंबर पहले को आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि नोटबुक की कीमत, तो यहाँ लिखा जाएगा हल लिख के। अब हम लोग हल करना प्रारंभ किए तो सीधे हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन आप स्क्रीन से देख लीजिए। माना लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत, माना लिखने के बाद हम लोग नीचे से लिखेंगे नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कितना है, नोटबुक की कीमत हम लोग कितना मान लें, x मान लें। ठीक है, आगे दिया है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो फिर और क्या लिखेंगे, कलम की कीमत, कलम की कीमत कितना मान लिया जाए, y मान लिया जाए। चूंकि आगे प्रश्न में कहा इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए, उसमें 2 चर राशियां होनी चाहिए। तो एक चर राशि को हमने x के रूप में मान लिया और एक y के रूप में हो गया। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रश्न के अनुसार सेट करते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में कहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो कलम की कीमत यहाँ है तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं, और नोटबुक की कीमत कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। यह नोटबुक की कीमत इस कलम की कीमत से क्या है, दोगुना है। ठीक है, यह दोगुना है इससे पहले से। तो हम लोग अगर यह दोगुना है तो इसको अगर हम लोग दोगुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों दोगुना दोगुना हो जाएंगे। कहने का मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण तैयार हो गया। ये तो पहला हो गया। इसको भी ये क्या होगा, ये भी रैखिक समीकरण, द्विचर वाले रैखिक समीकरण हो गया। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आंसर आपका ये भी हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हमारा दो समीकरण यहाँ से तैयार होगा। आंसर हमारा दोनों हो सकता है, चाहे आप जिसे माने। ठीक है, बस इतनी ही बात इसमें कहा था और इसको हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सवाल नंबर दूसरे को भी हल करते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर दूसरे को हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कर रहा है कि इससे तुलना करके सभी प्रश्न में से क्या करना है, a और b, c का मान ज्ञात करना है। तो किससे तुलना करना है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या है, 0। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी x के बगल में होगा वो क्या होगा, x का मान होगा। जो भी x के बगल में होगा वो क्या होगा, y a का मान होगा। और जो भी y के बगल में होगा वो क्या होगा, b का मान होगा। और जिसके साथ कोई x और y नहीं है वो क्या होगा, वह c का मान होगा। तो इस प्रकार हम लोग इस पहले सवाल को अगर तुलना करें इससे, तो पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर क्या दिया हुआ, बार दिया है। बार के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे, अगर दिया होगा तो, नहीं दिया रहेगा तब भी हम इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इतना भी 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर बार है। तो हमने क्या बताया कि x के जो बगल में गुणक है a, वही क्या होगा, a का मान होगा। यानी x के बगल में क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार जो y के बगल में होगा वह क्या होगा, वह b होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ y के बगल में क्या है, 3 है, इसका मतलब b का मान क्या है, 3 है। और जिसके साथ कोई और एक्स वाई नहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c का मान। तो यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा, -9.35 पर बार हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इस प्लस 9.35 को बराबर के इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो वहां से हमारा यह c का मान क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरे को हल करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए अपने अनुसार इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि 1/5 y लिख लेते हैं -10 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जो x के बगल में होता है वह क्या होता है, a, x के बगल में a होता है। तो यहाँ तो x के बगल में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन दिया है, आप देखिए उसे। हमने क्या बताया था, कुछ वीडियो में हमने समझाया इसके बारे में कि जिसके पास कोई कोफिशिएंट यानी गुणक नहीं होता है तो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ से 1 का मान क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। और इसी तरह यहाँ पर y के बगल में क्या है, -1/5। यहाँ इस चिन्ह के साथ हम इसको उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को।
इसका मतलब क्या हो गया, b का मान कितना हो गया, -1/5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग c के बारे में अगर देखें तो क्या आ जाएगा, c के बारे में कितना आ जाएगा, -10 हो गया ये। तो इस प्रकार सवाल नंबर दूसरा भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर तीसरे को हल करेंगे। इसमें भी सेम इसी तरह इसी से तुलना करना है, यानी जो x के बगल में है वो a का मान होगा, जो b के बगल में होगा वो y के बगल में होगा वो b का मान होगा, जिसके साथ कोई x y नहीं वो c का मान है। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर कितना आ जाएगा, -2, और b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। यह 6 जब बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो a बराबर क्या आ जाएगा, यानी जो x का गुणक है यानी 1 हो गया, और b बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब उठा के जब इधर लाएंगे बराबर के इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा, यानी इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, c का मान यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 0 कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 को हम लोग करेंगे। इसी का 5वां सवाल का बराबर 2x। ठीक है, अब हम लोग तुलना करना चालू करते हैं। तो जो x के बगल में होता है वो क्या होता है, वो a का मान होता है। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5y हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a बराबर 2 आ गया, और b बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, और c बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर तुलना किया जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा, x के बगल में क्या है 3, तो यह 3 हो गया, और b बराबर क्या हो जाएगा, b का मान तो यहाँ y कहीं दिया ही नहीं है, तो जिसका मान नहीं दिया है उसका हम लोग क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, यानी b का मान कितना हो गया, 0, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान जिसके साथ कोई x y नहीं है वो c का मान यानी 2 हो गया। ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब ये 7वां नंबर का सवाल, यानी a का मान इसमें यानी x कहीं नहीं दिया, तो इसका मतलब a का मान 0 हो जाएगा, और y का मान b का मान क्या हो जाएगा, जो y के बगल में होता है वो क्या होता है, वो b का मान होता है, यानी y के बगल में यहाँ पर क्या है, 1 है, और c का मान क्या दिया है, -2। ठीक है, ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 5 - 2x बराबर क्या कर लेते हैं, 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो x के कोफिशिएंट यानी गुणक है तो क्या है, -2, और b का मान y नहीं दिया है तो b का मान क्या हो जाएगा, 0, और c का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.1 भी पूरी तरह से समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब तक का ये सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आप इसे शेयर जरूर करें दोस्तों को, और उसे जोड़ने का प्रयास करें। इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, और सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, इसका आनंद लेते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।